देखिए, चुनाव जीतना मंजिल नहीं है, ये तो सफर की शुरुआत है। असली काम यानी गवर्नेंस का काम तब शुरू होता है जब हम शोर शराबे से ध्यान हटाकर जमीन की हकीकत को समझना शुरू करते हैं। आज हम आंकड़ों के जरिए देवली की उसी हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। किसी भी एनालिसिस को शुरू करने से पहले हमें उस जमीन को समझना होता है जहां से ये आंकड़े आते हैं। देवली, दिल्ली का विधानसभा क्षेत्र 47, ये सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं है, ये लाखों लोगों की जिंदगियों, उनकी उम्मीदों और उनकी रोज की जद्दोजहद का आईना है। देवली एक निम्न से मध्यम आय वाली एससी रिजर्व्ड सीट है। यहाँ दलित समुदाय की बड़ी आबादी है। साथ ही बहुत से प्रवासी परिवार हैं जो एक बेहतर कल की तलाश में यहाँ बसे हैं। इन घरों में बड़ी बड़ी राजनीतिक बातें नहीं होती, बात होती है बुनियादी जरूरतों की, जो सीधे सीधे घर और परिवार से जुड़ी हैं। जब हम लोगों को सुनना शुरू करते हैं तो उनकी शिकायतें एक पैटर्न बनाती हैं। पाइप से आने वाला गंदा पानी, उबलते हुए सीवर, नौकरी न मिलने का डर, बढ़ती महंगाई जो घर का बजट बिगाड़ रही है और महिलाओं की सुरक्षा की चिंता। ये सिर्फ मुद्दे नहीं है, ये वो खाई है जो राजनीतिक वादों और जमीनी हकीकत के बीच बन गई है। और इसी खाई में मतदाता का भरोसा या तो बनता है या टूट जाता है। तो जमीन की कहानी सुनने के बाद अब जरा आंकड़ों को देखते हैं, क्योंकि भावनाएं अपनी जगह हैं, पर आंकड़े सच्चाई को बिना किसी लाग लपेट के सामने रख देते हैं। और देवली में आंकड़े पकड़ के कमजोर होने के 3 साफ संकेत दे रहे हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। पहला सिग्नल सबसे चौंकाने वाला है, जीत के मार्जिन में एक जबरदस्त गिरावट। सोचिए, 2015 में 46.8% पॉइंट्स की एक बहुत बड़ी लीड थी। 2025 आते आते ये सिकुड़कर सिर्फ 13.3% पॉइंट्स रह गई। ये सीधा सीधा 33.5% पॉइंट्स की गिरावट है। ये कोई छोटा मोटा उतार चढ़ाव नहीं है, ये एक राजनीतिक जलजला है जो नींव हिला रहा है। दूसरा सिग्नल है टोटल वोट शेयर में। आम आदमी पार्टी का वोट शेयर, जो 2015 में 70.6% के शिखर पर था, वो 2025 तक गिरकर 55.1% पर आ गया, यानी लगभग 15% पॉइंट्स की गिरावट। इसका मतलब साफ है कि वोटर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो पहले आपके साथ था, अब आपसे दूर जा चुका है। और तीसरा सिग्नल, घटता हुआ वोटर टर्नआउट। 2015 में लगभग 68% से गिरकर 2025 में ये 60% के करीब आ गया है। ये घटती हुई ऊर्जा का संकेत है। ये दिखाता है कि आपका जो कोर वोटर है वो भी अब पोलिंग बूथ तक आने के लिए उतना उत्साहित नहीं है। ये एक तरह की उदासीनता है जो किसी भी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। तो ये है 2025 के आखिरी नंबर। एएपी की जीत हुई, लेकिन एलजेपीआरवी ने एक बहुत मजबूत टक्कर दी। और एक बात यहाँ याद रखना बेहद जरूरी है कि इस चुनाव में बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं था। तो असली सवाल ये उठता है, आखिर ये भरोसा टूट क्यों रहा है? वोटर दूर क्यों जा रहा है? देखिए, जवाब ढूंढने के लिए किसी एक व्यक्ति पर उंगली उठाना बहुत आसान होता है, लेकिन असली समझ वहां से नहीं आती। असली समझ तब आती है जब हम चेहरों से आगे बढ़कर सिस्टम को देखते हैं, उस पूरे सिस्टम को जिसने इस नतीजे को पैदा किया। पहला सिस्टमैटिक मुद्दा था लीडरशिप में बदलाव। प्रकाश जारवाल के समय एक जमीनी नेटवर्क था, लोगों से एक पर्सनल कनेक्शन था। उनके जाने से एक संगठनात्मक खालीपन पैदा हो गया। जब कोई नया उम्मीदवार आता है तो जमीनी मशीनरी स्वाभाविक रूप से कमजोर पड़ जाती है, सालों का बना बनाया कनेक्शन टूट जाता है। दूसरा सिस्टमैटिक मुद्दा था विश्वास का संकट, जो बहुत ज्यादा गंभीर है। जब रिश्वतखोरी के आरोप लगते हैं तो वो सिर्फ एक व्यक्ति की छवि खराब नहीं करते, वो उस पार्टी की मूल पहचान पर हमला करते हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के वादे पर ही बनी थी। ये उस ब्रांड पर सीधा हमला था जिस पर लोगों ने आंख मूंद कर भरोसा किया था। और यहीं पर एक बुनियादी सिद्धांत सामने आता है, जिम्मेदार और सच्ची राजनीति हर नागरिक की गरिमा का सम्मान करती है। जब झूठी कहानियों और अफवाहों को फैलने दिया जाता है तो ये जनता और नेताओं के बीच के उस पवित्र विश्वास को तोड़ देता है जो किसी भी लोकतंत्र की आत्मा होती है। अगर हम इस पूरी कहानी को एक टाइमलाइन पर देखें तो ये पैटर्न और भी साफ हो जाता है। 2015 का शिखर एक लहर थी, एक असाधारण पल, लेकिन उसके बाद से वोट शेयर और जीत के मार्जिन में लगातार गिरावट का एक ट्रेंड रहा है। ये कोई एक बार का झटका नहीं है, ये एक चेतावनी है जो कई सालों से मिल रही थी। तो बीमारी क्या है, ये तो साफ हो गया है। आंकड़ों ने कहानी साफ साफ बता दी है।
अब सवाल यह है कि इसका इलाज क्या है। हम इस प्रॉब्लम के एनालिसिस से एक ठोस एक्शन लेने लायक समाधान की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं। ये है वापसी का ब्लूप्रिंट। ये 4 मजबूत पिलर्स पर बनी एक स्ट्रैटेजिक योजना है जिससे वोटर्स का भरोसा सिस्टमैटिक तरीके से वापस जीता जा सके। संगठन, नैरेटिव, शिकायतें और आउटरीच। पहले 2 कदम संगठन और कहानी पर फोकस करते हैं, यानी लोकल लीडर्स को ताकत देकर उस लीडरशिप वैक्यूम को भरना, बूथ कमेटियों में नई जान फूंकना और सबसे जरूरी अपनी कहानी को बदलना। अब बात सिर्फ वादों की नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो काम हो रहा है उसे जमीनी कहानियों और छोटे छोटे वीडियो के जरिए लोगों को दिखाना होगा। अगले 2 कदम सीधे एक्शन के बारे में है। हर मोहल्ले में शिकायत मेले लगाइए ताकि लोगों को लगे कि उनकी सुनी जा रही है, उनकी समस्याओं का हल निकल रहा है। और आज के युवाओं तक उनकी भाषा में उनके प्लेटफॉर्म्स पर पहुंचना होगा, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के जरिए। ये एक लगातार और पर्सनल जुड़ाव बनाने की बात है। और ये पूरी स्ट्रैटेजी एक बड़े राजनीतिक कैनवस में फिट होती है। आज की असली पॉलिटिकल लड़ाई नैरेटिव की है। असली चुनौती ये है कि आप राज्य स्तर पर जो काम कर रहे हैं उसे एक आम वोटर की जिंदगी में केंद्र सरकार की योजनाओं से ज्यादा ठोस, ज्यादा भरोसेमंद और ज्यादा महसूस करने लायक कैसे बनाएं। और इस डिजिटल आउटरीच की नींव में भी भरोसा ही है। वोटर की जानकारी एक पवित्र अमानत है। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ उनकी सहमति से और उनकी सेवा के मकसद से ही किया जाना चाहिए, उनकी प्राइवेसी का पूरा सम्मान करते हुए। भरोसेमंद शासन का यही आधार है। आखिर में ये 2 रास्तों का एक साफ विकल्प है। एक रास्ता है कि चीजों को ऐसे ही चलने दिया जाए, जो गिरते वोट शेयर और बढ़ते अविश्वास की ओर ले जाता है और एक जीती हुई सीट को कमजोर बना देता है। दूसरा रास्ता गवर्नेंस का है, एक मजबूत संगठन, काम का सबूत और सिस्टम से चलने वाली सरकार का। ये रास्ता एक सुरक्षित जनादेश की ओर ले जाता है। ये आंकड़े सिर्फ खतरे की घंटी नहीं है, ये वापसी का रास्ता भी दिखाते हैं। ये रास्ता है सुनने का, लोगों की छोटी छोटी रोजमर्रा की मुश्किलों को हल करने का और विश्वास को फिर से बनाने का, एक एक घर, एक एक मोहल्ले में जाकर। यही जन केंद्रित शासन का असली मतलब है।